A very good morning to all of you students. We are going to study about the physics paper 1 unit 2 BSc part 1. So here with you myself Kamlesh Thakkar, assistant professor Bilasa Girls PG College बिलासपुर. स्टूडेंट्स हम पहले से ये जानते हैं कि हम जो है मैकेनिक्स में बहुत सारी चीज़ें जो अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं उनमें से ही एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है जो है कि जड़त्व आघूर्ण का और जड़त्व आघूर्ण संबंधी प्रमेय का. वास्तव में जड़त्व आघूर्ण आप सभी जानते हैं कि जड़त्व आघूर्ण जो है उसका बड़ा महत्व है, खास करके कौन सी गति में, रोटेशनल मोशन में, यानी कि घूर्णी गति में. और ठीक इसी प्रकार आप जानते हैं कि जो जड़त्व होता है उस जड़त्व का जो महत्व होता है वो कौन सी गति में है, रैखिक गति में. तो ठीक यहाँ जड़त्व आघूर्ण से संबंधित विभिन्न प्रमेयों को हम पढ़ेंगे और उस प्रमेय से संबंधित जो भी उसके उपयोग हैं, उसके एप्लीकेशंस हैं, उस पर भी एक बार प्रकाश डालेंगे. और उसके एप्लीकेशन से उससे हमें और क्या चीज़ों की जानकारी मिलेंगी. हम किसी भी रेगुलर और यूनिफॉर्म बॉडी है उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण की गणना आसानी से कर पाएंगे और उससे संबंधित आंकिक प्रश्नों को भी जान पाएंगे. स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्ज़ाम में कई बार ये आ चुके हैं यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम्स में. तो आप इसे बहुत अच्छे से तैयार करें, बहुत अच्छे से समझें और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स भी हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है. ख़ास बात ये है कि जब आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो रेगुलर और यूनिफॉर्म बॉडी के जो डेरिवेशंस होते हैं, जैसे स्फेयर का डेरिवेशन निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, डिस्क का निकालना है, रॉड का निकालना है या सिलेंडर का निकालना है, ये सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप आसानी से निकाल सकते हैं. तो लेट्स गो, चलते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कुछ और भी बातें जानते हैं और उसके थ्योरम्स को पढ़ते हैं. तो एक रिवीजन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि ये सब चीज़ें हमने अभी चर्चा की कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो महत्व होता है वो खास करके रोटेशनल मोशन में होता है. आपने को याद होगा कि रोटेशनल मोशन के लिए बॉडी है उसमें एक रोटेशनल एक्सिस होता है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है एक्चुअली वो सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंड ओनली इन मास, वो मास के डिस्ट्रीब्यूशंस पे भी डिपेंड करता है कि मास जो है वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं. और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस टू द पार्टिकल. जिस पार्टिकल के का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है जिस रोटेशनल एक्सिस के, सो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है उस सिस्टम में मास का, इस पे भी बहुत डिपेंड करता है. तो डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, दैट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस टू द पार्टिकल. ओके, सो अगर हम रोटेशनल एक्सिस को चेंज कर दें, उसकी उसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं किसी भी बॉडी में, तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, डेफिनेटली चेंज होगा, क्योंकि उसके लिए आर की जो वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो चेंज होना ही है. ओके, so now we are going to study about the theorems of moment of inertia, the actual topic: theorem of addition, theorem of perpendicular axis and theorem of the parallel axis. What is the theorem of addition, जिसे हम योग का प्रमेय भी कहते हैं, सबसे सरल प्रमेय कि एक निकाय है भाई और उस निकाय में बहुत सारे क्या है, कण है, और उस बहुत सारे कणों के द्रव्यमान जो है वो बहुत सारे कणों के द्रव्यमान अलग अलग द्रव्यमान है, उनकी घूर्णन अक्ष से दूरियां क्या है, अलग अलग है. तो क्या होगा, अलग अलग कणों के द्रव्यमान, अलग अलग कणों के घूर्णन अक्ष से दूरियों के आधार पर और द्रव्यमान के आधार पर हम सभी कणों के अलग अलग जड़त्व आघूर्णों की गणना कर लेंगे. फिर इन जड़त्व आघूर्णों की गणना करने के बाद सभी जड़त्व आघूर्णों का योग ज्ञात कर लेंगे. योग निकालेंगे तो जो जड़त्व आघूर्ण हमें मिलेगा वही उस पूरे निकाय के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होगा. बहुत सिंपल. फर्दर आगे हम इसकी और चर्चा करेंगे. थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है, ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि लंबवत अक्षों के लिए लगता है भाई, कि जहाँ अक्ष लंबवत होंगे वहीं ये लागू होगा. तो लंबवत अक्षों के लिए लगता है. तो लंबवत अक्ष का मतलब क्या है, लंबवत अक्ष का मतलब है कि हमें मालूम है कि यदि दो अक्ष हम लेते हैं और वो दोनों यदि परस्पर लंबवत हैं और किसी एक ही तल पर है तो उन दोनों अक्षों के जड़त्व आघूर्णों का योगफल निश्चित रूप से तीसरे अक्ष के बराबर होगा यदि वह अक्ष उन दोनों अक्षों के लंबवत है. इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों अक्ष परस्पर लंब हुए थे, यानी कि जेड अक्ष का जड़त्व आघूर्ण एक्स अक्ष और वाई अक्ष के जड़त्व आघूर्णों के योगफल के बराबर होगा. ठीक है, बहुत सिंपल है ये, कोई इसमें सोचने वाली या समझने वाली, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं है, बहुत साधारण सी बात है, नाम से ही इसको हम समझ पा रहे हैं. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इसमें जो है वो है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस.
पैरेलल एक्सिस नाम से ही समझ में आ रहा है कि दो समांतर अक्षों के बीच लगने वाला जो जड़त्व आघूर्ण की गणना होगी, यानी कि किसी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के जड़त्व आघूर्ण और उस पिंड के द्रव्यमान, उस निकाय के द्रव्यमान, उसकी घूर्णन उस निकाय के द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। देखिए मैं उल्टा चल रहा हूँ, द्रव्यमान गुणित दूरी के वर्ग के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। चलिए हम इसके स्टेटमेंट को और आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं योग का प्रमेय। तो जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी निकाय का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो उस निकाय के अंदर उपस्थित विभिन्न कणों के जड़त्व आघूर्णों के योगफल के बराबर होता है। सो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। आई थिंक इट्स क्लियर। यदि एक ऐसा पिंड हमने लिया है जिसका द्रव्यमान प्रत्येक, जिसमें जितने 4 कण हैं और उसका प्रत्येक का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 2 kg का है, तो क्या होगा, उसकी घूर्णन अक्ष से दूरियां क्रमशः हमने 2, 3, 2, 4 ले ली है, जो कि नीचे आपको उदाहरण में हल करके बताया गया है, इसको सॉल्यूशन दिया गया है। तो हमारा आंसर आता है 64 kg इंटू मीटर स्क्वायर। kg मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके स्टूडेंट, सो नाउ द इम्पॉर्टेंट थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लंब अक्ष प्रमेय समझने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रमेय है। इस पर हम बात करते हैं। क्या है, हमने कहा था कि किसी तल में स्थित दो परस्पर लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान, उनका योगफल उस तल के लंबवत अक्ष के जड़त्व आघूर्ण के योगफल के बराबर होता है। इसका मतलब यदि x और y दो अक्ष हमने लिए, यदि वो किसी एक तल में स्थित हैं तो उनके जड़त्व आघूर्णों का योगफल, ठीक है, उस तल के लंबवत कोई यदि घूर्णन अक्ष है उसके जड़त्व आघूर्ण के, यानी कि जेड एक्स के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ओके, ये डायग्राम देख के आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसके बारे में आई थिंक क्लियरिटी हो रही होगी कि देखिए एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड एक्स आपको दिख रहा है। अब जो बिंदु P हमने माना कि हमने एक बिंदु P लिया है, इसको प्रूफ को समझते हैं। उस बिंदु P के निर्देशांक एक्स वाई है जिस पर हमने कण का द्रव्यमान m मान लिया है। इस P की घूर्णन अक्ष से दूरियां हम निकाल रहे हैं। एक्स अक्ष से दूरी इसकी डेफिनेटली क्या होगी, y होगी, x नहीं होगी ना, क्या होगी, y होगी। और y अक्ष से दूरी क्या होगी, x होगी, आपको दिखाई दे रहा होगा। और z अक्ष से दूरी कितनी दर्शाई गई है, r दर्शाई गई है। तो हम x अक्ष के परितः, y अक्ष के परितः और z अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण की आसानी से गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो x अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, सिग्मा m, x स्क्वायर नहीं होगा, x अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण जब हम निकालेंगे तो सिग्मा m क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा। क्यों वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि घूर्णन अक्ष से दूरी जो है, एक्स अक्ष से जो दूरी होगी वो वाई के टर्म्स में होगी। ठीक, ऐसे ही जब वाई अक्ष के, आपने देखा था, एक बार मैं फिगर फिर से दिखा दूं कि एक्स अक्ष से जो दूरी होगी वो कितनी होगी, देखिए एक बार, पी की वाई होगी। ठीक है, फिर वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी, एक्स होगी। और जेड अक्ष से दूरी तो हमने बताई आर। तो हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला था वो लगा दिया एम आर स्क्वायर, यहाँ सिग्मा लगाया गया है। बता सकते हैं भाई सिग्मा क्यों, सिग्मा इसलिए क्योंकि हम जब किसी कण का बात कर रहे हैं तब तो m ठीक है, लेकिन कणों से मिलकर बने हुए निकाय, तो विभिन्न कणों को हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इसलिए क्या लगाना पड़ेगा, उसके लिए सिग्मा लगाना पड़ेगा। सिग्मा यहाँ पर लगाया गया है। नेक्स्ट हम फिगर पे चलते हैं। अब अगर हम इसमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं, दो समकोण त्रिभुज, त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा दें तो क्या होगा, तो पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार होगा आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। वही हमने किया। टेकिंग बोथ साइड m, दोनों पक्षों में हमने m का गुणा कर दिया, एम आर स्क्वायर, एम एक्स स्क्वायर, एम वाई स्क्वायर। टेकिंग बोथ साइड सिग्मा, सिग्मा भी हमने दोनों पक्षों में लगा दिया। तो सिग्मा लगाने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया वो एक्चुअल में एम आर स्क्वायर सिग्मा क्या है, आई जेड है। सिग्मा एम एक्स स्क्वायर क्या एक्स है तो वाई होगा, वाई है तो जेड होगा। यही आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। क्या चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को कोई क्वेश्चन इसी से बनेगा, ये समझने के लिए कुछ पॉइंट टू बी नोटेड। सबसे पहले तो ये बात याद रखनी चाहिए कि तीनों अक्ष जो होंगे वो परस्पर क्या होंगे, लंबवत होंगे। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए। दूसरी बात कि एक्स और वाई अक्ष हमेशा एक प्लेन में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी दो अक्ष हैं, पता चला जेड और एक्स अक्ष को आप ले रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा, है ना। आपको लेने कौन से अक्ष हैं, ऐसे दो अक्ष लेने हैं जो प्लेन में होने चाहिए, जरूरी है। जेड शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और जिस अक्ष के बराबर आप उन दोनों अक्षों के योगफल को बता रहे हो, जड़त्व आघूर्ण को बता रहे हो,
वो हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर ही होना चाहिए. It will never happen that the sum of the inertia of any two axes, we can't say any two axes, we say only those two axes which is present on the plane lamina, which is present on the one plane. Okay, now parallel axis theorem, another very important theorem according to their name. Parallel axis मतलब दो अक्ष है, तो हम समांतर अक्ष प्रमेय की हम बात कर रहे हैं, तो समांतर अक्ष प्रमेय के बारे में हम देखें. किसी भी एक कण का यदि हमने एक बिंदु P लिया है, उस बिंदु P का किसी घूर्णन अक्ष यानी कि O घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण की जब हम गणना करना चाहेंगे, तो वो जड़त्वाघूर्ण उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण और दोनों अक्षों के बीच की दूरी यानी कि L, O और CM के बीच की दूरी आपको दिख रही होगी L, उसके वर्ग के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है. यानी कि बिंदु P हमने एक माना है, उस बिंदु P पर एक कण का द्रव्यमान हमने M मान लिया है, उसकी घूर्णन अक्ष O से दूरी हमने OP मान ली. ठीक है, उस का एक परितः हम जड़त्वाघूर्ण की गणना कर रहे हैं. C हमारा एक दूसरा बिंदु है. C जो है वो ऐसा बिंदु है जिस पर द्रव्यमान केंद्र है, उसकी हमने दूरी मान ली PC, और उन दोनों अक्षों के बीच की दूरी को हमने यहाँ पर क्या माना है L, स्मॉल l. जो यहाँ पर कैपिटल L टाइप दिख रहा है वो स्मॉल l है. ठीक है, तो चलिए क्या किया जाए. सबसे पहले हम निकालेंगे बिंदु जो अक्ष O से होकर गुजरने वाले अक्ष के परिहित हो, तो IO कहेंगे. तो क्या होता है, द्रव्यमान गुणित दूरी के वर्ग का गुणनफल. तो M मास हो गया और दूरी क्या है OP या PO. तो सबसे पहले जब हमने IO निकाला है तो सिग्मा M OP स्क्वायर निकाला. ठीक ऐसा ही जब हम CM यानी कि C से निकालेंगे तो सिग्मा M PC स्क्वायर निकालेंगे. तो हमने IC भी निकाल लिया. अब अगर हम इसमें पाइथागोरस का थ्योरम लगा दें, पूरा जो बड़ा ट्राइंगल आपको दिख रहा है POQ में, तो OP स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर PGT से. नाउ फ्रॉम फिगर इट इज़ क्लियर दैट PGT OP स्क्वायर OQ स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर. व्हाट इज OQ? देखिए OQ जो है, OQ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो OCM और दूसरा CMQ. CM मतलब C है यहाँ पर. तो OQ को हमने दो पार्ट्स में यहाँ डिवाइड किया है, एक OCM यानी कि OC प्लस CQ. देखिए यहाँ पर OC प्लस CQ का होल स्क्वायर हो गया, सेकेंड नंबर की जो लाइन है, प्लस QP स्क्वायर. फिर देखें OP स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B होल स्क्वायर में हमने इसे ब्रेक कर दिया है, बहुत सिंपल, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB के फॉर्म में, प्लस QP स्क्वायर. सो OC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर प्लस 2OC CQ QP स्क्वायर. Now another last line, OC square CP square. Where from CP square? Since CQ square plus QP square. चलिए देखते हैं CQ square plus QP square, यानी कि जो छोटा राइट ट्राइंगल बना है, राइट एंगल ट्राइंगल बना है, उसमें CQ स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर CP स्क्वायर के बराबर होगा, इसलिए वहाँ पर CP स्क्वायर लिखा गया. 2OC CQ. नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. अब जो इक्वेशन हमारा था, उस इक्वेशन के बोथ साइड में हमने M का मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद बोथ साइड में हमने सिग्मा ले लिया, जैसा कि हमने पिछली बार लिया था, ठीक वैसा ही हमने क्या ले लिया, सिग्मा ले लिया. ठीक है, और सिग्मा लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, सिंपल कि सिग्मा लेना क्यों लिया जाता है सिग्मा, क्योंकि पार्टिकल्स है तो हमको तो पूरा सिस्टम चाहिए, तो सिस्टम का निकालने के लिए हमें सिग्मा लेना पड़ता है. अब हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास से जो भी हम डिस्टेंस लेंगे, वो यदि सेंटर ऑफ मास को ही हम एग्ज्यूम कर रहे हैं तो वहाँ पर बॉडी का वेट 0 हो जाता है. सो सेंटर ऑफ मास के लिए जो 2 सिग्मा MOC यानी कि जो सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र पर यदि हम आघूर्ण निकालने की चेष्टा करें तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 0. तो जो 2 सिग्मा MOC CQ वाला पोर्शन होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, जिससे हमें मिलेगा MOP स्क्वायर MOC स्क्वायर और MCP स्क्वायर. OP दैट मीन्स I0, OC को हमने बाहर निकाला, सिग्मा M रखा, प्लस MCP स्क्वायर मतलब IC. I0 इक्वल टू OC का मतलब हमारा क्या था, L, यानी कि O और C के बीच की दूरी देखिए L थी, L रखा. फिर सिग्मा M का मतलब क्या होगा, छोटे छोटे कणों का या द्रव्यमानों का योग यानी कि पूरे पिंड का योग, पिंड का द्रव्यमान M स्क्वायर प्लस IC. सो यही आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है. चलिए इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, स्टूडेंट्स देखते हैं, इसको समझते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस के लिए. तो क्या है इसके पॉइंट्स हैं, इसके पॉइंट्स है, सबसे पहले ज़रूरी है कि दोनों अक्षों को समांतर होना चाहिए. ठीक है, उसमें से एक अक्ष ऐसा होना चाहिए स्टूडेंट्स कि वो जो है वो CM से होकर गुजरे, भाई सेंटर ऑफ मास से होकर जाना चाहिए, नहीं तो वो पैरेलल एक्सिस कभी नहीं होगा. अनदर इंपॉर्टेंट चीज़, जो लेंथ बिटवीन द टू एक्सिस है वो हमेशा इंक्लाइंड नहीं होनी चाहिए, हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए. ठीक है,
और आपको तो मालूम है कि ये थ्योरम बहुत यूज़फुल है टू डिटरमाइन द एमआई ऑफ रेगुलर एंड यूनिफॉर्म बॉडीज़। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, कॉन्सेप्ट इसका बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इसी के यूज़ से आप सभी मोमेंट पिंडों के जड़त्व आघूर्णों की गणना कर पाएंगे। तो ये थ्योरम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं होप करता हूँ कि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी आता है, यूनिवर्सिटी के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी आता है, 10 मार्क्स में जो डिवाइड होकर 5 मार्क्स के पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि इसके कॉन्सेप्ट से आप रेगुलर और यूनिफॉर्म बॉडी जो है उसके बहुत सारे क्या बना सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक और बात कि ये जो है न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस में भी ये बहुत लाभदायक होता है। तो आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। हम अगले लेक्चर में फिर से इसके आगे के टॉपिक को लेकर रहेंगे। कमलेश ठक्कर का सभी को गुड लक। थैंक यू वेरी मच।